इतनी दौलत होने के बाद भी वो व्यक्ति डरा हुआ है। सबसे ज्यादा इस देश में पैसे वाले डरे हुए हैं। तो वो लोगों से जो उनकी सराहना है, जो उनका साथ है, मुझे उधार मिलता है। वो लेंड करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो, तुम बोलने से पीछे मत हटो। मैं कोई गलती कर दूं जिसे लेकर आईटी सेल ट्रोल बनाने लग जाए और फिर, लेकिन मैं गलती तो करूंगा नहीं, क्योंकि मैं काफी संभाल कर बोलता हूं। हाँ, अगर ये टेंट वो सेट खरीद ले तो अलग बात है। नमस्कार, आप बोलेगा भारत चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, रवीश कुमार सीधे अडानी पर बरस पड़े। दोस्तों, देखा जाए तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जी हां, कुछ दिन पहले रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया था। एनडीटीवी के शेयर्स अडानी ग्रुप ने खरीद लिए थे, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में इतना घाटा आता है कि पूरा देश और जो एसबीआई के खाताधार और जो एलआईसी जिन्होंने ले रखी थी वो डर गए कि कहीं अब तुम्हारा पैसा तो नहीं मर जाएगा। एक टाइम वो था जहां पर अडानी शेयर खरीद रहे थे, एक टाइम ये है जहां पर जो जिन्होंने उनके शेयर या फिर उनका कोई भी प्रोडक्ट एसबीआई बैंक में खाता है या फिर एलआईसी का कोई बीमा करवा रखा, वो अब डर चुके हैं। तो रवीश कुमार ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया अडानी ग्रुप को। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखिएगा किस प्रकार से रवीश कुमार ने बेधड़क आवाज में जो पूरा भाषण दिया और अडानी ग्रुप के चिथड़े उड़ा दिए। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रवीश कुमार जो सच्चाई जानते हैं, क्या देश का और भी आदमी कोई जानता है या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब देखिए, कर्नाटक में ठेकेदारों के संगठन ने बीजेपी के एमएलए पर ही आरोप लगा दिया, नाम लेकर आरोप लगा दिया, प्रधानमंत्री को खत तक लिख दिया, लेकिन ईडी वाले नहीं गए। तो ईडी वाले भी डरते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि वो उनका सूटकेस रेडी है, जहां से भी एलिगेशन आया जहाज पकड़ के चले गए। तो वो जहां कहा जाता होगा वहीं जाते होंगे। नहीं, अपोजिशन जो स्टेट का हमला है इस वक्त, जरूर अपोजिशन में कमियां हैं, इतना आसान नहीं है उससे लड़ने के लिए। और आप देखिए तो अपोजिशन के लोग कई तरीके से लड़ रहे हैं। वो हजारों किस्म के मुकदमे में फंसा दिए गए हैं। बहुत सारे विधायक जो अपोजिशन के हैं, अगर आप उनके एनेक्डोट्स अगर आप जमा करें, फैक्ट से क्या होता है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं अतिक्रमण के नाम पे, समर्थकों के घर गिराए जा रहे हैं बुलडोजर से, बहुत सारी चीजें हो रही हैं उनके साथ। तो इतना आसान नहीं है इस वक्त में अपोजिशन होना। जनता ने उस अपोजिशन का साथ छोड़ दिया है, उसे अपोजिशन के साथ चलने में घबराहट होती है। इस प्रोसेस को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र में अपोजिशन पार्टी नहीं होती है। लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है वो जनता होती है। जनता ने विपक्ष बनना बंद कर दिया है, क्योंकि वो डरा दिए जाने से डर जाती है। अगर जनता विपक्ष बनती तो विपक्ष अपने आप बन जाता। इस देश में पहले भी चुनौतियां आई हैं, आगे भी आती रहेंगी, लेकिन इस देश की जनता ने नई नई पार्टियां खड़ी कर दी, नए नए नेता खड़े कर दिए। और कभी वो इसके लिए सवाल नहीं था कि हमारा नेता कैसा हो। कभी यह सोच के इस देश की जनता ने, अगर आप पिछले 70 साल के इतिहास के लंबे दौर को देखें, तो यह सोच के किसी को नहीं हराया कि हमारे पास कोई ऐसा वाला नेता आ जाएगा, योग्य वर आ जाएगा, तभी बारात की घोषणा होगी। तो अगर यही क्राइटेरिया हो जाए तो इस देश में 90% लड़कों की शादी ना हो। उन्हें बुरा लग जाएगा ये बात, शादी ना हो। तो ये अपोजिशन जनता से तो बनना है ना। तो जनता जब बनाएगी, लेकिन सारा दोष जनता का नहीं है, उसका भी दोष है। जो संविधान की शपथ ले रहे हैं, वहां बैठे हैं, उसका भी दोष है। तो ये अपोजिशन पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, वो सिर्फ स्टेट से नहीं हो रहे हैं, मीडिया से हो रहे हैं। और सिर्फ हमले नहीं हो रहे हैं, जहां चुप्पियां हैं वहां भी देखिए, वो भी एक तरह का हमला है कि अपोजिशन की किस एक्टिविटीज पर आप चुप हैं। जो पत्रकारों की हालत हो गई है, वो क्या था? वो हमारे और स्टेट के बीच में एक इंस्टीट्यूशन था। आपको लगता था कि आपके साथ कुछ होगा तो आप वहां बोल देंगे, तो जनता भी देख लेगी, सरकार को भी दिख जाएगा कि जनता ने देखना बंद कर दिया है। अब वही आपके पास नहीं है इतने बड़े देश में। आप है तो आप बता दीजिए कौन है, कहां आप उन समस्याओं के बारे में देखते हैं। बड़े बड़े नेटवर्क हैं, तो 10 साल से कोई अच्छी खबर तक नहीं आई है, तो उनकी अपनी खोजी हुई खबरें होंगी। आप ये कह रहे हैं कि जनता को वोटर में बदलने की मशीनरी तो प्रॉपर ढंग से काम करिए, ठीक ढंग से काम करिए, लेकिन जनता को नागरिक बनाए रखने की जो सारी मशीनरियां थी वो धीरे धीरे फेल हो रही हैं। वो फेल हो चुकी हैं, वो धीरे धीरे नहीं। 8 साल, वो पहले भी उसमें कमजोरियां थी। ऐसा नहीं था कि कमजोरियां कोई 2014 के दिन पैदा हुई, वो पहले से ढहती आ रही थी, इन 8 सालों में ढहा दी गई। आप देख लीजिए, आप पहले के, आप 2014 के पहले के अखबार देख लीजिए, कितने सेक्रेटरी आर्टिकल लिखा करते थे, कितने चुनाव आयुक्त रिटायरमेंट के बाद लिखा करते थे। तो रिटायरमेंट के बाद अगर आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, रिटायर होकर टीवी पे या प्रेस के पास हैं, तो इसी के बहुत सारी गतिविधियों पर सवाल जवाब होता है। पोस्ट रिटायरमेंट भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपकी एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। क्या आपको याद आता है कि 2014 के बाद, याद कीजिए कि कोई ऐसा चुनाव आयुक्त हो जो रिटायरमेंट के बाद इसी का फेस बना हो? खोजा कीजिए, उनके आर्टिकल को खोजा कीजिए, टीवी के बहसों में देखा कीजिए। ले देके कुरैशी साहब कहा जाता है कभी कभार,
बाकी कहां गए? इतने सारे लोग रिटायर किए। तो उस प्रोसेस को सोचिए कि कोई अधिकारी बनता है, उनकी हालत आज कितनी खराब है, वो बोल नहीं सकते। वो ऐसी जिंदगी चाहते थे क्या? ज्यादातर आप अधिकारियों से पूछिए, वो ऑफ रिकॉर्ड भी खत्म हो चुके हैं। जब ऑफ रिकॉर्ड खत्म हो जाए, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की वही जबान थी ऑफ रिकॉर्ड की, वो जबान भी खत्म हो गई है। आप खबरों को ठीक से देखिए कि कौन सी ऐसी खबर है जो सरकार के भीतर की है और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ऑफ रिकॉर्ड खबरें आ रही हैं। तो जब सरगोशियां बंद हो जाएं, तो दीवारों पर कान लगाइए और पूछा कीजिए कि उस तरफ से आवाज क्यों नहीं आ रही है। जब आवाज बंद हो जाए तो अपनी आंखें खोल लीजिए, देखा कीजिए कि दीवार बची भी है या नहीं। यह आपका काम है। वक्त के साथ देख लीजिए, नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं कि मेरी बातों में अंतर विरोध नहीं है, लेकिन जो दायरा है, जिस समस्या की बात कर रहा हूं, पहले आप उसको देख लीजिए। हम जैसे लोगों का क्या है, हमारी बातों में कमियां कभी भी निकल जाएंगी, लेकिन जो हमले हो रहे हैं उसको आपको देखने की जरूरत है। तो 10 मिनट रह गए हाँ, हैं। मैं बस एक आखिरी सवाल, फिर जो 2-4 सवाल हम ऑडियंस से भी ले लेंगे। रवीश, ये एक तो डर जो है उससे इसके बोलने के बाद मुझे डर होगा। पोस्ट स्पीकिंग डर होता है कि कोई बोलेगा तुमने क्या वहां बोल दिया, वो ट्रोल हो रहा है आईटी सेल वाला, यहां बोल रहा है, तो वो पोस्ट डर भी होता है। एक प्री स्पीकिंग डर होता है, एक पोस्ट स्पीकिंग डर होता है। बहुत तरह का डर होता है। फिर सारे दोस्तों का आएगा कि तुम ये पब्लिक में जाना बंद कर दो और कम से कम रेजिग्नेशन की बात मत करो, मौन रहो तो महान कहलाओगे। लेकिन मेरे मौन रहने से फायदा किसे है? आपको पता है ना, उसी सेठ को है और उस प्रोसेस को है। जो न्यूज चैनल के ओनर हैं वो चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से निकल जाए, उनको कोई गोदी सेठ ना कहे। वो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी काली वाली जो शानदार गाड़ी होती है, उनके जूते जो चमक रहे होते हैं और सूट बहुत अच्छा होता है, सूट अच्छा, कपड़ा अच्छा पहनते हैं जितने भी ओनर होते हैं। ये मैंने देखा है। लगता है कि यहां से खरीदते ही नहीं है, सब बाहर से ही लेके आते हैं। तो वो लोग बचना चाहते हैं, अपने सोशल स्टेटस को, अपने एलिट स्टेटस को बचा कर रखना चाहते हैं, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है उससे उस जनता को खत्म कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये नाम ले लेता हूं कि जो गोदी मीडिया है और गोदी सेठ है, पहचान लो। अपराधी को अपराधी ही कहना चाहिए, उसको किसी और नाम से नहीं बुलाना चाहिए। तो ये एक जोखिम है। उस मीडिया में रहते हुए बोला, अब बाहर बोलूंगा, बोलता रहूंगा, और क्या है। नहीं, इसी से रिलेटेड वो सवाल था कि जो होते हैं वो क्या है कि उसकी आड़ में कि बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देना है, दोनों साइड का देना है, तो उसकी आड़ में कि कॉम्प्रोमाइज़ बहुत हो जाते हैं। तो अपनी जो रेपुटेशन वो भी बचाए रखते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट, वी स्पीक आउट, बट बिगेटरी के खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ, अनडेमोक्रेटिक जो भी हो रहा है उसके खिलाफ भी वो छापेंगे, दिखाएंगे, आर्टिकल्स छापेंगे, किताबें छापेंगे। दूसरी तरफ वहाँ के भी छाप देंगे, जो बिगट्स हैं उनको भी छाप देंगे। तो इस तरह का ये एक तरह से तमाशा बन गया है, जिसको फ्री स्पीच बोला जा रहा है। उससे जब तक वो चलता रहेगा तो ये डर वगैरह वगैरह से कैसे निकलेंगे? इट हैज बीन लेजिटिमाइज्ड कि एवरीबॉडी हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट शुड बी रिप्रेजेंटेड। इसीलिए मैं जानता हूं कि इस वक्त जो देश की जनता है वो इस हालत में नहीं है कि वो बड़ी लड़ाई लड़ सकती है। इसलिए मैं अपनी तरफ से उसे छोटी लड़ाई का टारगेट देता हूं। अगर आप इस गोदी मीडिया से नहीं लड़ सकते तो आप किसी लायक नहीं हैं, किसी लायक नहीं है। आप बड़ी लड़ाई का सपना तो छोड़ ही दीजिए। एक टीवी चैनल ही तो ऑफ करने के लिए कह रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। इसमें ना आपके कपड़े गंदे होंगे, ना इसमें आपकी थालियां टूटेंगी, ना आप अपने किचन में गिरने वाले हैं। उनका सब्सक्रिप्शन खत्म कर देना है, मत देखिए आप। जो वो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा ना कि इन नफरती एंकरों को कभी ऑफ एयर नहीं किया गया, तो वो पॉलिटिक्स ही ऑफ एयर हो जाएगी। पूरी पॉलिटिक्स ही उस नफरत पर आधारित है। वो सिर्फ एंकर उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और उस हेट स्पीच का सिर्फ एंकर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट भी देखिए कि जो बातें हैं वो जो उनके सामने जो केस है उसी के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे, लेकिन अगर आप उसका इंटरप्रिटेशन कर लें तो उसमें साध्वी प्रज्ञा भी आ जाती है। उन्होंने तो बोल दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहां तो एलिगेशन लग रहा है सांसद महोदय पर, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। हो जाएगा, इतना प्रेशर होगा तो अरेस्ट वगैरह हो जाएगा। अंततः जो होना होता है वो नहीं होगा। तो इसलिए लोगों को इस वक्त जो चाहिए वो हल्की लड़ाई अपने लिए तय करें, ताकि लड़ने की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप क्रिकेट में अच्छी गेंद नहीं फेंक सकते तो अपनी बालकनी के पीछे बैडमिंटन तो खेल सकते हैं ना। उसमें तो कोई आपको नहीं जज करेगा कि आप प्रकाश पादुकोण है कि नहीं है, साइना नेहवाल है कि नहीं है। तो आप खेल लीजिए, टिकटॉक करते रहिए, आप अपना खेल लीजिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए डेमोक्रेटिक सिटीजन होने का, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बोलता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि और भी लोग हैं बोलने वाले, पर ये बैलेंस क्या होता है। आप नफरत फैला रहे हैं, तो नफरत का बैलेंस क्या होता है। नफरत का कोई दो साइड होता है क्या? उसके तो कोई दो साइड नहीं होते हैं। झूठ के तो दो साइड नहीं होते। अब तो सच क्या है इसका भी अधिकार पीआईबी रखना चाहती है। यह खबर चर्चा में है कि जब पीआईबी कह देगी कि यह खबर फेक है तो उसको सारे सोशल मीडिया साइट से हटाने पड़ेंगे। इतने दिनों से मंत्री तक अब बोल रहे हैं कि यूक्रेन में प्राइम मिनिस्टर ने
दो प्रेसिडेंट से बात करके 6 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दी। विदेश मंत्रालय ने कहा ऐसी बात नहीं करनी, भी हमारे लिए बेमानी है, हम ऐसी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। तो बात फेक हो गई। लेकिन इस बात के बाद भी कई महीनों के बाद भी मंत्री कह रहे हैं, तो क्या पीआईबी कह देगी कि मंत्री ने जो कहा है वो फेक न्यूज है? नहीं। क्या गोदी मीडिया का कोई एंकर प्रोग्राम कर देगा कि मंत्री ने जो कहा वो फेक न्यूज है? नहीं। तो इसलिए सरकार अपने फेक न्यूज को सच बताकर फैलाने देना चाहती है। अब आपके पास सरकार के भीतर की खबरें नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन बच गया है, एनालिसिस बच गई है, इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन ये है कि वहां गए, इनसे मिले, ये आ गए, वो चले गए, वहां पर उद्घाटन हुआ। तो जर्नलिस्ट का भी रोल बेसिक खत्म हो गया। इस वक्त जर्नलिस्ट के पास बहुत आराम है, लेकिन काम ही नहीं है, क्योंकि काम जब करेगा अपने पत्रकार वाला तो बवाल मच जाएगा। अच्छा, समय हो गया। तो समय हो गया है। हम 2 सवाल ले सकते हैं, लेकिन कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। हाँ प्लीज, और तारीफ बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ। 2 अच्छे सवाल। रवीश ने कहा कि अंतर्विरोध उनके अंदर भी हैं, तो हाँ। रवीश के अंतर्विरोधों पर कोई अगर सवाल है आपके मन में तो केवल सवाल पूछिएगा। ऐसा सवाल पूछे जिसमें ब्रिजभूषण सिंह का नाम न लेना पड़े। हाँ, चुनेंगे कैसे? वाला सवाल यहाँ है, जरा पूछिए। मुश्किल है, चुनेंगे कैसे? अच्छा, जो पहले पूछ लीजिए। नहीं, इन्होंने कहा है कि इनके पास अंतर्विरोध का सवाल है। पूछ लीजिए। मैं बोलूं? ये आप खुद से लाइव भी कर रहे हैं क्या साथ साथ? नमस्कार सभी को। सर, मेरा प्रश्न सिर्फ साधारण सा प्रश्न है। आपके अनुसार डर की परिभाषा क्या है? मेरी टीचर ने कहा था नो क्वेश्चन इज अ सिली क्वेश्चन। तो कोई क्वेश्चन साधारण नहीं होता है। ये डर से उबरने के 10 कारण क्या हैं, डर की परिभाषा क्या है, ये सब किताबें बाबा रामदेव ही लिख सकते हैं।